नमस्कार। आज हम 2025 की जो ये जटिल वैश्विक तस्वीर बन रही है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो विश्लेषण सामने हैं वो बताते हैं कि दुनिया एक तरह से दिशाहीन सी हो गई है। अमेरिका की भूमिका में बड़ा बदलाव दिख रहा है, खासकर अगर ट्रंप 2.0 आता है तो। और उधर चीन का प्रभाव है कि लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल। इसका सीधा असर दक्षिण एशिया और भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ना तो लाजमी है। बिल्कुल। आज हमारी पड़ताल का मकसद यही है कि इन बदलावों की तह तक जाया जाए। मतलब कैसे ये बड़ी शक्तियां अपनी रणनीति बदल रही हैं और वैश्विक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और खासकर भारत के लिए इसके मायने क्या हैं। हाँ, क्योंकि हमारा पास जो सामग्री है उसमें अफ्रीका की बदलती भूमिका से लेकर मध्य पूर्व के तनाव और बहुपक्षवाद के भविष्य तक कई चीजें हैं। सही बात है। ठीक है, तो अमेरिका से शुरू करते हैं। एक अहम बात जो उभर रही है वो ये कि अमेरिका शायद एक नव संशोधनवादी रुख अपना रहा है। नव संशोधनवादी, हाँ। मतलब वो जो पुरानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वाली उदार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था थी उसे वो अब चुनौती दे रहा है, बदलना चाहता है। हाँ, और ये अमेरिका फर्स्ट की सोच से जुड़ा है। इसमें हम देख रहे हैं काफी आक्रामक व्यापार नीतियां, जैसे टैरिफ का इस्तेमाल। साथ ही सहयोगियों पर भी दबाव है, नेटो को लेकर सख्त रवैया, और यहाँ तक कि पश्चिमी गोलार्ध में कुछ विस्तारवादी दावों की भी बात है, जैसे कनाडा को मिलाना या पनामा नहर पर पूरा नियंत्रण जैसी बातें। हाँ, और पेरिस समझौते और WHO से हटना वो भी इसी कड़ी में है। बिल्कुल, वो सब इसी सोच को दिखाता है। और देखिए, इसका एक ठोस उदाहरण पाकिस्तान के साथ रिश्तों में वो नरमी है, जैसे F-16 के लिए $397 मिलियन की सहायता। हाँ, ये खबर थी। जाहिर है इस कदम ने भारत अमेरिका के आपसी भरोसे पर सवाल तो खड़े किए हैं। बिल्कुल, और यहीं पर एक और पहलू जुड़ता है जिसे कुछ विश्लेषणों में बेसेंट सिद्धांत कहा जा रहा है। अच्छा, ये क्या है? इसका मतलब है कि IMF और विश्व बैंक जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान हैं, उनका इस्तेमाल सिर्फ आर्थिक सुधारों के लिए नहीं बल्कि भू राजनीतिक वफादारी के लिए किया जा सकता है। ओहो। तो ये विकासशील देशों के लिए एक बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि फिर मदद आपकी नीतियों से ज्यादा शायद आपकी वफादारी पर निर्भर करेगी। समझ गया, ये तो वाकई चिंता की बात है। अच्छा, अब जरा चीन पर नजर डालें। रिपोर्ट्स तो ये बता रही हैं कि चीन लगातार अपनी वैश्विक पकड़ मजबूत कर रहा है। हाँ, चीन की महत्वाकांक्षा तो एक चीन केंद्रित विश्व व्यवस्था बनाने की दिखती है। इसमें BRI तो है ही, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। हाँ, साथ में उनके अपने ग्लोबल इनिशिएटिव्स भी हैं, GSI, GDI, GCI, मतलब सुरक्षा, विकास, सभ्यता पर, और ब्रिक्स प्लस समूह का विस्तार भी शायद इसी दिशा में एक कदम है। चीन पूरा जोर लगा रहा है सैन्य आधुनिकीकरण पर, तकनीकी बढ़त पर, खासकर सेमीकंडक्टर और AI में, जैसे वो डीप सीक मॉडल की बात आई थी। हाँ। और जो महत्वपूर्ण खनिज है उनकी प्रोसेसिंग में तो उनका लगभग 60 से 90% नियंत्रण है। बाप रे। अच्छा, और रूस के साथ उनकी साझेदारी वो कैसी चल रही है? वो गहरी तो हुई है, पर विश्लेषण ये भी कह रहे हैं कि अब ये रिश्ता थोड़ा असंतुलित हो गया है। मतलब रूस अब बीजिंग पर ज्यादा निर्भर दिख रहा है। अच्छा। और ये भी ध्यान देना होगा कि दक्षिण चीन सागर और ताइवान पर चीन का जो आक्रामक रवैया है वो लगातार अमेरिकी संकल्प की परीक्षा ले रहा है। हाँ, देखना होगा अमेरिका इस पर कैसे प्रतिक्रिया देता है। तो फिर इन सब वैश्विक उठापटक का भारत पर क्या असर हो रहा है? दक्षिण एशिया की जो त्रिकोणीय राजनीति है, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, वो तो और उलझ गई लगती है। निश्चित रूप से अमेरिका की पाकिस्तान नीति ने भारत की चिंताएं तो बढ़ाई हैं। इसके जवाब में हम देख रहे हैं कि भारत सीमा पार आतंक पर अपनी न्यू नॉर्मल नीति के तहत ज्यादा सख्त रुख अपना रहा है, जैसे वो ऑपरेशन सिंदूर की बात हुई थी। बिल्कुल। और साथ ही भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की कूटनीति भी अपना रहा है। पर अहम बात यह है कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्ता बनाए रखने पर पूरा जोर दे रहा है। हाँ, जैसे रूस से तेल लेना जारी रखना या फिर फ्रांस, जापान, UAE जैसे देशों से रिश्ते मजबूत करना। बिल्कुल, किसी एक खेमे में बंधने से बचना। आर्थिक मोर्चे पर भी असर साफ है ना? व्यापार में रुकावटें, सप्लाई चेन बदल रही हैं, वो डी रिस्किंग, फ्रेंड शोरिंग जैसे शब्द खूब चल रहे हैं। हाँ, और ऊर्जा बाजारों में भी अस्थिरता है। तेल की कीमतें $60-75 के दायरे में घूम रही हैं। तो इस माहौल में भारत कहाँ खड़ा है? देखिए, भारत एक तरह से मध्यम मार्गी शक्ति के रूप में अपनी जगह बना रहा है। कोशिश यही है कि इस बहुध्रुवीय दुनिया में अपने हितों को साधा जाए।
ब्रिक्स प्लस का विस्तार और ग्लोबल साउथ की बढ़ती आवाज, ये सब इसी रणनीति का हिस्सा लगते हैं। और एक बात और साफ दिख रही है कि जो पारंपरिक बहुपक्षवाद है, जैसे यूएन सुरक्षा परिषद, वो कमजोर पड़ रहा है। हाँ, अक्सर अप्रभावी नजर आता है। और उसकी जगह G7, G20, ब्रिक्स प्लस जैसे छोटे, ज्यादा लचीले समूह भर रहे हैं। बिल्कुल, ये समूह शायद कुछ मुद्दों पर तेजी से काम कर पाते हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन जैसी जो बड़ी वैश्विक चुनौतियां हैं, उन पर व्यापक सहमति बनाना इनके लिए भी आसान नहीं है। तो कुल मिलाकर कहें तो पुरानी व्यवस्था खत्म हो रही है और नई अभी बनी नहीं है। ये दिशाहीन दुनिया भारत जैसे देशों से क्या मांग करती है? शायद जवाब किसी एक पक्ष को चुनने में नहीं है, बल्कि इस अनिश्चितता भरे दौर में अपना लचीलापन और रणनीतिक स्वायत्ता बनाए रखने में है। और अंत में एक सवाल मैं छोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए। क्या इस युग में जहां हर देश अपने हितों को सबसे ऊपर रख रहा है, जलवायु परिवर्तन जैसी जो हमारी साझा वैश्विक चुनौतियां हैं, क्या वो अब भी हमें सहयोग के लिए प्रेरित कर पाएंगी, या फिर ये बढ़ती प्रतिस्पर्धा ही भविष्य की दिशा तय करेगी? इस पर सोचना जरूरी है।